तो स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और हम लोग पढ़ चुके थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मतलब हम लोग सेल की बेसिक टॉपिक्स को समझ चुके थे, सेल का हर चीज हम लोग लगभग समझ चुके हैं। सेल क्या होता है, ठीक है, हमने वहां पे डिस्कस किया था। लिविंग क्या होता है, याद आ रहा है क्या? सबसे पहला क्लास में जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो हम लोग हर चीज डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 2 महीना हो चुका है हम लोग को एक दूसरे से मिलते हुए, तो हम आपकी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप भी मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आज का जो पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर आप सेल से क्यों स्टार्ट किए, लिविंग वर्ल्ड से क्यों स्टार्ट नहीं किए? क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, हम लिविंग वर्ल्ड से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इस साल, पिछले साल हम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट किए थे। इस साल मैं सोचा कि थोड़ा सा रूल्स को चेंज करते हैं, कि बच्चा सेल पढ़ के आया हुआ है और फिजिक्स में वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, केमिस्ट्री में बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ता है, तो ऐसे ही डरा हुआ होता है। तो बायोलॉजी में भी उसे डरवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सोचते हैं कि हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। ये मेरा इस साल का ऐसे मैं रूल्स बना कर रखा हूँ, ऐसे करिकुलम बना कर रखा हूँ कि सबसे पहले पढ़ेंगे सेल, फिर सेल साइकिल, फिर पढ़ेंगे हम लोग लिविंग वर्ल्ड, फिर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? एनिमल किंगडम हम पढ़ा चुके हैं, अब प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ लेंगे बीच में। क्लियर है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड, फिर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। शायद यही आपका स्कूल का सिलेबस है, आपका स्कूल का सिलेबस मिल जाएगा तब हमको बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड की बातें करेंगे, तो लिविंग की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, और वी नो दैट बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द लिविंग। अगर हम बायोलॉजी की चर्चा करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बायोलॉजी की चर्चा करते हैं, तो लिविंग का हम यहाँ लिख देते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ लाइफ या लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म की स्टडी करते हैं। बायो मतलब लाइफ होता है या फिर लिविंग होता है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, लॉगस मतलब स्टडी। मतलब बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ लाइफ, या इसी को लाइफ फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसलिए सबसे पहले चैप्टर में हम लोग ये समझ रहे हैं कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। इसको हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। क्या फीचर्स है लिविंग के, लिविंग होने का क्या फीचर्स है, क्या डिफाइनिंग फीचर्स है, किसको लिविंग बोलेंगे, किसको नॉन लिविंग बोलेंगे, ये चैप्टर आपको बताता है। यानी लिविंग वर्ल्ड यानी लाइफ को पढ़ने वाले हैं, अब लाइफ की दुनिया को समझने वाले हैं कि लिविंग का दुनिया कैसा होता है, लिविंग की दुनिया में उनके फीचर्स क्या है लिविंग के। ठीक है? और इस चैप्टर को हम लोग समराइज कर देंगे। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये कहानी है लिविंग वर्ल्ड का। आइए सर, वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक, लिविंग वर्ल्ड आने में प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है? इलेक्ट्रिक खरीदे, इलेक्ट्रिक इनका हो रहा है, क्या लगता है संभावनाएं क्या है? साइकिल से आने जाना होगा। तो एक चीज है कि हम पहले ही मैसेज कर दे रहे हैं, जिस दिन आपका अर्ली लग रहा है क्लास 1:30 बजे वाला, तो इसमें क्या करना है, स्कूल से डायरेक्ट यहाँ आइए। कैसे करेंगे? लंच घर से ले लीजिए, या उस दिन के लिए स्कूल कैसे आ रहे हो? साइकिल से नहीं आते हो? तो चाहो तो साइकिल से जा सकते हो उस दिन स्कूल। अगर आप चाहें एक दिन हम साइकिल जा सकते हैं क्या? क्या लगता है कि बस ऐसा है कि बस वाला बिल्कुल बस से ही आएगा, साइकिल से नहीं आ सकता? एक बार पता करिएगा, अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक बार पता करिएगा। तो अगर आप उस घर कितने बजे पहुंच रहे हो बस से? हाँ, तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, 2 बजे, आधा घंटे में, तो फिर खाना पीना कैसे खाओगे? तो ये आपका, अगर जिस दिन स्कूल ऐसा रह रहा है तो या तो आप उस दिन का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये अभी तक का है, बाद में ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, हमको सिलेबस पीछे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और नहीं तो उस दिन साइकिल से स्कूल जाइए और साइकिल से सीधे यहाँ आ जाइए। क्लियर है? सीधे सीधे लंच उस दिन लेकर आइए। लंच नहीं लेकर आते तो बगल में अपना होटल है, पैसा लेकर आइए, खाइए, मस्त, बहुत अच्छा खाना देता है, मतलब खाना बेस्ट है अपना होटल का। चावल दाल भुजिया अचार पापड़ सब देता है, मस्त, आप एक दिन खा सकते हैं आराम से। ये कहानी है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजी क्या है
और लिविंग वर्ल्ड क्या है। मैंने बोला लिविंग वर्ल्ड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग लिविंग की बातें करेंगे। आखिर लिविंग की दुनिया कैसी होती है, आखिर लिविंग किसे बोलेंगे, लिविंग के क्या फीचर्स हैं। और सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम कैसे इन लिविंग को क्लासिफाई कर दिए हैं, क्या मेथड है क्लासिफिकेशन का, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है। तो लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करने से पहले आपको पढ़ाया गया होगा मैटर, यानी क्लास केमिस्ट्री में मैटर पढ़ोगे। और वी नो दैट कि मैटर क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सर, अब बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड लिविंग, कॉल्ड मैटर। मतलब जो भी हमारे पास है, आसपास हमारे पास ये बॉटल है, ठीक है, आसपास अनुष्का है, आसपास आयुष है, आसपास आसना है, आसपास अभिजीत है, सभी ए ये सब क्या है, लिविंग है। आसपास बल्ब है, आसपास ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये सब क्या है, मैटर है। यानी मैटर कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी आपके पास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम मैटर बोलेंगे। अगर आप देखोगे सर, दिस इज द बॉटल, सबको दिख रहा है बॉटल है सर, तो इस बॉटल का पर्टिकुलर मास है, ठीक है, और इस बॉटल का पर्टिकुलर शेप है, और इस शेप है तो यानी ये कुछ इस पूरे रूम के एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, सॉरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, क्योंकि इसका खुद का अपना एक वॉल्यूम है। क्लियर है। तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही स्पेस ये क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो क्या मैं इसे मैटर नहीं बोलूंगा। सेम ये नॉन लिविंग था, लेकिन मैं लिविंग हूं, मेरा एक मास है, मेरा एक शेप है, मेरा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, और जितनी मेरी वॉल्यूम है उतना ही एरिया यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एरिया करने का यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूं, यानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं। तो क्या मैं मैटर नहीं हूं। तो मैं बोल सकता हूं, सब कुछ जान रहे हैं कि मैटर को हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं लिविंग मैटर, एक को बोलेंगे क्या, नॉन लिविंग मैटर। याद देखिए, मैटर या तो लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग हो सकता है। कुछ लग रहा है क्या, कहीं पढ़ाया हूं क्या मैं आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्लास में। और इस लिविंग को हम बोल सकते हैं एनिमेट बोला जाता है। एनिमेट कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एनिमल, तो एनिमेट यानी लिविंग, या इसी को हम बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक यानी लिविंग। क्लियर है। और यहां पे नॉन लिविंग पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग को हम बोलते हैं इनएनिमेट, या फिर इसको बोलते हैं एबायोटिक। क्लियर है। बहुत सारी चीज क्लियर होने वाले चैप्टर से। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और कैसे मैं इस चैप्टर को अलग अलग चैप्टर से रिलेट करूंगा ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग सेल पढ़े हैं, और सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग सेल साइकिल पढ़े हैं, उसको इस चैप्टर से रिलेट करेंगे। हम लोग अगले साल जेनेटिक्स पढ़ेंगे, उसको इस चैप्टर से रिलेट करूंगा। हम अगले साल इकोसिस्टम पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, उसको इस चैप्टर से रिलेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमें गारंटी के साथ बोलूंगा, आप पढ़ लिए मेरे साथ अच्छे तरीके से चैप्टर, तो आपको कोई तो हरा नहीं सकता, एकदम गारंटी है आपकी क्लास में। तो हम लोग ये बातें करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। यानी अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एटम कह सकते हैं क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड एटम बोल सकते हैं क्या। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। एटम होता है ना सर, क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एटम्स मैटर का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि लिविंग है, यहाँ पे एक मैटर है जो कि एटम है जो कुछ लिविंग मैटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ऐसा क्या है कि सर ये भी एटम से बना हुआ है, अभी जस्ट पढ़ा मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी एटम से मिलकर बने हुए हैं, ये भी एटम से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ऐसा क्या है सर,
क्योंकि यहाँ पे एटम क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में एटम कंस्टिट्यूट टू फॉर्म है सेल, यानी सेल भी तो एटम से मिलकर बना हुआ ना सर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, चर्चा करेंगे। ये पढ़ना आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो कहानी देख रहे हैं, यहाँ पे एटम्स क्या कर रहे हैं, एटम कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चर्चा कर रहा हूँ, डायरेक्टली बात कर दिया। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले साल क्लास 11th में। एटम है, एटम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जहां भी ऑर्गेनिक की बातें कर देंगे वो लिविंग हो जाता है क्या, ठीक है। यानी फर्दर क्या कर सकते हैं, फर्दर दे फॉर्म सेल, क्लियर है। और हम आपको सेल चैप्टर में पढ़ाए थे, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग। तो यहां लिख सकते हैं सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग है सर, क्लियर है। और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सर, कि आपको पढ़ाया गया था सेल वाले चैप्टर में, एनीथिंग लेस देन सेल, एनीथिंग लेस देन सेल cannot be existence and cannot be independent existence and cannot be called as living। क्या बोलती पब्लिक, मजा आ रहा है क्या? मैंने सीधे सीधा बात बोला कि मैटर लिविंग है, मैटर नॉन लिविंग है। मैटर लिविंग क्यों है, क्योंकि ये एटम यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फर्दर जाके सेल का फॉर्मेशन कर दिए। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, कहाँ पढ़ना है, एवोल्यूशन में। और जब मैं एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो यही डिस्कस करूंगा मैं। अब बोलूंगा देखो लिविंग वर्ल्ड में हमने आपको पढ़ाया था, ये सेल का फॉर्मेशन कर दिए। और हम जानते हैं अभी जस्ट सेल पढ़ के आए हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग क्या है सर, सेल है। इसमें एनीथिंग अगर सेल से कोई छोटा है तो उसे लिविंग नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। और इस चैप्टर में हम लोग इसी लिविंग को पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ द लिविंग पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। चलिए फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई पेज नंबर 1 लिखने दीजिए इसके ऊपर भाई। पेज नंबर 1 है, आपको इस पर डिजिटल नोट्स भी मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो गया क्या? अब 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन और एक पढ़ेंगे हम लोग बायोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोजेनिक व्यू या एंथ्रोपोसेंट्रिक पढ़ेंगे एंड बायोसेंट्रिक पढ़ेंगे। कहाँ लिखा गया है ये सब सारी चीजें? ये सारी चीजें आपको सर इधर लिखा गया है, ठीक है, वहां नहीं लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूं। अभी चैप्टर स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, अभी तो भूमिका बना रहे हैं केवल। तो पेज नंबर 2 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में, और पेज नंबर 2 में एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पढ़ेंगे। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या है और बायोसेंट्रिक व्यू क्या है। अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चॉकलेट रखिए भाई, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, या देखिए एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्सेस बायोसेंट्रिक। एंथ्रो मतलब क्या होता है और बायोसेंट्रिक व्यू मतलब क्या होता है। बायोसेंट्रिक व्यू पहले हम समझ लेते हैं।
तब उसके बाद आपको एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ही समझ में आएगा। बायोसेंट्रिक व्यू कहने का मतलब ये है कि बायो मतलब सर लाइफ, जहां पे एक ऐसा व्यू जहां पे हम सभी लिविंग बीइंग्स को इक्वल वेटेज देते हैं। यहां पे बायोसेंट्रिक व्यू में क्या है, वी ट्रीट all the living beings on the earth इक्वली। हम इक्वली मान के चल रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंस मेरा है उतना ही इंपॉर्टेंस मधुमक्खी का भी है। या बोला जा सकता है कि मधुमक्खी का इंपॉर्टेंस हमसे क्या है, कहीं ज्यादा है। जितना इंपॉर्टेंस मेरा है उतना ही इंपॉर्टेंस एक रास्ते पे चलते हुए डॉन्की, मंकी, हॉर्स का है। इसको बोलते हैं बायोसेंट्रिक व्यू। मतलब हम धरती पर रहने वाले जितने भी लिविंग बीइंग्स है सबको इक्वल, एक समान मानते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा है क्या? आज के समय में ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को सुपीरियर मान के चल रहा है। इसी को बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जहां पे लिविंग बीइंग्स क्या करता है, अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को सुपीरियर मान के चल रहा है। क्लियर है? सब कुछ उसके हिसाब से चल रही है। इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। बायोसेंट्रिक व्यू मतलब क्या, जहां पे लिविंग बीइंग्स सबको, जहां पे हम सभी लिविंग बीइंग्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। और दिस इज द गुड व्यू टू बूस्ट द नॉलेज फॉर बायोडायवर्सिटी। आपका बुक भी लिखेगा, देखिए दिखाएंगे। तो ये क्या है, बायोसेंट्रिक व्यू में अगर चर्चा करेंगे, दिस इज गुड टू बूस्ट नॉलेज ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के नॉलेज के लिए, अगर आपको बायोडायवर्सिटी का नॉलेज को बूस्टअप करना है तो आपको इक्वली मान के चलना होगा सब लिविंग बीइंग्स को। जितना इंपॉर्टेंस ह्यूमन बीइंग का है उतना ही इंपॉर्टेंस सभी तरह के फाइलम से बिलोंग करते हुए ऑर्गेनिजम्स का है। अब एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। एनिमल किंगडम में आपको कहा गया था सभी बहुत तरह के फाइलम्स, फाइलम पोरिफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, एस्केलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मिटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। ये जितने भी फाइलम से बिलोंग करते हुए ऑर्गेनिजम्स हैं सबको हम इक्वली मान के चलते हैं कि जितना इंपॉर्टेंस मेरी है उतना इंपॉर्टेंस दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी है। और आप जब ये मान के चलेंगे तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी में क्या होगा, बूस्ट होगा। बहुत कुछ सीख पाएंगे बायोडायवर्सिटी को, बहुत कुछ स्टडी कर पाएंगे बायोडायवर्सिटी को। क्लियर है? अभी G20 समिट हुआ था कुछ समय पहले, और उसमें ये वर्ड बोला गया था कि ये जो सारी धरती है ना, उसे क्या बोलते हैं, G20 संस्कृत में क्या बोला जाता है कि एक जो बायोसेंट्रिक व्यू में इसको क्या बोलते हैं, हमको वर्ड नहीं आ रहा मेरे को अभी। बहुत संस्कृत में श्लोक है कि धरती पूरा एक समान है, मतलब एक समान करें मतलब कि सर उसे क्या बोलते हैं सर, जब सारी धरती एक समान है, सारी धरती, जब एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सारी धरती ही उसकी जननी है, सर्वागप्य से बोलते हैं ना। हाँ हाँ, वसुदैव कुटुंबकम ये ना है, क्या कुछ बोलते, भूल भी रहा हूं मैं। नहीं सर, वो वसुदैव कुटुंबकम ना, यही ना है। हाँ, तो यही है कि बायोसेंट्रिक व्यू क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, कि धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु एक समान है। यही G20 में बताया गया है जो हुआ था समिट, और उसमें क्या है, बायोसेंट्रिक व्यू की बातें की गई है, यानी वसुधैव कुटुंबकम की बातें की गई है कि धरती पर जितना इंपॉर्टेंस ह्यूमन बीइंग्स का है उतना ही इंपॉर्टेंस दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी है। ठीक है? हम जब जिस स्कूल से पढ़ते थे उसमें भी यही लिखा हुआ था कि अपना पराया करने वाले लोग तुच्छ प्राणी होते हैं, कमजोर मानसिकता के होते हैं, जबकि एक अच्छे मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के लिए पूरा धरती उसका क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है।
रामायण में भी बातें की गई है, महाभारत में भी की गई है बातें, यही कहानी यहाँ पे, इसे बोलते हैं बायोसेंट्रिक व्यू। लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर सुपीरियर। वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इस बायोडाइवर्सिटी को, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं इस बायोडाइवर्सिटी को, अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। देखिए एसी लगा लिए हैं, चेंज कर दिए हम लोग इन्वायरमेंट। हमको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डेवलपमेंट में जो सपोर्ट कर रहा है हम उसको लेके चल रहे हैं, मेरे डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं करेगा उसको हम हटा देंगे। मच्छर काट रहा है तो इंसेक्टिसाइड छीट देते हैं, पेस्टिसाइड छीट देते हैं। मुझे खेतों से फसल चाहिए, बहुत ज़्यादा उपज चाहिए, तो खेतों में हम क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स डाल देंगे। अब उससे खेतों में किसका नुकसान हो रहा है हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता। नुकसान यानी भाई खेत में बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स है जिनको वो केमिकल्स हार्म कर रहे हैं, हमको से मतलब नहीं है, हमको अपने आप से मतलब है, यार मैं बढ़िया हूँ चल रहा हूँ तो ठीक है। इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। ऐसे को एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी बोला जाता है। इसका बहुत इफेक्ट है, इसलिए पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। और जब तक ह्यूमंस अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, दिस व्यू इज नॉट गुड फॉर बूस्ट द नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या होगा, लिमिटेड नॉलेज होगा, ग्रोथ होगा इन द नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कहां लिखा हुआ है देखिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू लिखा है, बायोलॉजी कुड रजिस्टर द लिमिटेड प्रोग्रेस इन द बायोलॉजिकल नॉलेज, लिख गया ना, कोई डाउट है? ये कहानी आपको बताया गया। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी आपकी बायोलॉजिकल नॉलेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी जब तक आप इस व्यू को लेके चलेंगे कि हम ही सुपीरियर हैं, तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है। ये वही बात है ना, अहम घमंड, जब तक आपके पास घमंड है आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये कहानी, ह्यूमन जब तक अपने आप को बहुत सुपीरियर समझेगा तब तक आप बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, बायोलॉजिकल नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे। सोचिए कितनी अच्छे से बुक हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, नॉलेज तो दे भी रहा है, साथ साथ ये भी सिखा रहा है कि आपको घमंड नहीं होना चाहिए। ये है बायोलॉजी, ये है बायोसेंट्रिक एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ द बायोलॉजी। अब इस चैप्टर में क्या आप ये नहीं पढ़ना चाहते लिविंग बीइंग रिस्पायर कैसे कर रहे हैं, ये पूरा यूनिट ये डिस्कस कर रहा है। डिफरेंट टाइप के क्रिएचर है, हम 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ द स्पीसीज को डिस्कवर कर चुके हैं। स्पीसीज की बातें कर रहे हैं, और उस स्पीसीज में बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे। जैसे एक स्पीसीज का नाम है होमो सैपियंस सैपियंस, एक स्पीसीज का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, प्लांट की बातें करेंगे तो कितने सारे उस मैंजीफेरा इंडिका में कितने सारे इंडिविजुअल होंगे। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के देख रहे हैं, होमो सैपियंस सैपियंस में 1 अरब 21 करोड़ केवल भारत की जनसंख्या है, कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं सोचिए। इतने लोग की स्टडी, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज को हम लोग स्टडी कर चुके हैं अभी तक। ये डेटा पुराना डेटा है, क्लियर है, कोई डाउट है? तो क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म कैसे हैं? क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि उनकी एक्टिविटी कैसी है? क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है? क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि उनका हैबिटाट क्या है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म इसमें यूनिसेलुलर है, बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक है, वो डिफरेंट हैबिटाट में रहते हैं। जैसे हेलोफाइल्स की बातें करेंगे, सॉल्टी एरिया में रहते हैं, मैथेनोजेंस की बातें करेंगे, डैम्पी इलाका में, मार्सी प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। एसिडोफाइल्स की चर्चा करेंगे, वो एसिडिक कंडीशन में रहते हैं। ये सब क्या है? दीज आर द बैक्टीरियाज, एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, मैथेनोजेंस, ये सब बैक्टीरिया है। अब लिखवाएंगे, यही पढ़ना है। तो क्या आप उनके हैबिटाट को, उनके मेटाबॉलिज्म को नहीं स्टडी करना चाहते हैं? जब तक आप सोचेंगे हमें सुपीरियर है, सर नहीं करना चाहते हैं सर। ये कहानी है, दिस इज द लिविंग वर्ल्ड, ये कहानी है। आप इस चैप्टर में सबसे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस यूनिट में देखेंगे सबसे ऊपर सी हॉर्स। अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, भूमिका बन रहा है भाई, 2 घंटा तो ही लगेगा केवल, बोला ना, बहुत प्यारा चैप्टर है मेरा। और ये ऊपर यूनिट 1 में आप देखो, ऊपर
सी हॉर्स का स्ट्रक्चर है, दिस इज सी हॉर्स। और सी हॉर्स का एक आपको फीचर बताते हैं। सी हॉर्स में जो मेल है ना, वो पेरेंटल केयर शो करता है। रील्स में देखे होंगे एक ऐसा मछली है जो मेल उसमें प्रेग्नेंट होता है, ऐसा आप रील्स में देखे, वो सब फिजूल की बातें हैं। जबकि है क्या कि जो इनके फिश के जो एग होते हैं उसको पेरेंटल केयर कौन देता है? सी हॉर्स। जो इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, लार्वा होते हैं, उनका पाउच होता है, उस पाउच में उस लार्वा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेल सी हॉर्स है। अब मेल सी हॉर्स क्या करता है? पेरेंटल केयर शो करता है। जनरली पेरेंटल केयर स्टार्टिंग में जो बच्चा डेवलप होता है, जो जन्म लेता है, उसको माँ पालती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या देखने को मिल रहा है कि मेल है जो पेरेंटल केयर शो कर रहा है। सेम कहानी इसका बुफो के साथ भी है। बड़ा बड़ा मेढक जो दिखता है, बुफो, टोड, यहाँ पे देखेंगे उसके पीठ पे वो पेरेंटल केयर शो करता है। अंडे को ले मतलब पेरेंटल केयर करता है, प्रोवाइड करता है अर्ली सपोर्ट और अर्ली प्रोटेक्शन। क्लियर है? ये कहानी है। दिस इज द लिविंग वर्ल्ड। अब एक और पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटी। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब, और वर्टिकल मतलब ऐसे। हम लोग सिमिलरिटी की चर्चा करेंगे। देखिएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटी। एक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, हम लोग ये भी पढ़ते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी क्या है और वर्टिकल सिमिलरिटी क्या है। अब देखिएगा, एक यहां पे मेल है, क्लियर? एक यहां पे फीमेल है। ऐसा नहीं बनाते हैं, लड़कियों का बाल ऐसा रहता है, छोटी निकला होता है ना, ठीक है? ये मेल और दिस इज द फीमेल। ये देखिए, ये यहाँ पे मेल है, मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल। मालूम है यह सिंबल? किसी को डाउट है इस सिंबल में? पढ़ा दिया गया था। दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। अब ये दोनों आपस में क्या किए? मैरिड किए, कॉपुलेट किए। तो कैसे दिखाते हैं उसको? ऐसे दिखाया जाता है, देखिए। क्लियर है? ये कहाँ पढ़ाएंगे? जेनेटिक्स में। इनसे एक बच्चा हुआ, बच्चा यानी मेल हुआ, एक लड़का जन्म लिया, और इनसे एक लड़की भी जन्म लिया, ठीक है? देखिए, एक लड़की जन्म ली है, पापा वाला फीचर आ गया, और एक यहां से मेल जन्म लिया है फिर से। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या देख रहे हो कि ये मेल अपने पेरेंट से कितना वेरी कर रहा है, ये फीमेल अपने पेरेंट से कितना वेरी कर रही है। पेरेंट यानी मेल फीमेल दोनों की बातें हो रही है। इसे या कितना सिमिलर है, इसे बोलते हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमिलैरिटी, सॉरी वर्टिकल सिमिलैरिटी। इस भाई बहन में कितनी सिमिलैरिटी है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। क्या बोलती पब्लिक? समझ में आ रही बात है? मैंने क्या बोला कि इन पेरेंटल जनरेशन से लेके प्रोजनी जनरेशन में क्या डिफरेंस है, कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है? यहां लिख सकते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजनीज, ठीक है? ठीक है? और इनके बीच में जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स, कि आपका और आपके भाई में, तो सिंगल चाइल्ड है, आपके और आपके भाई में कितना सिमिलैरिटी है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। लेकिन आप अपने माँ से कितना सिमिलर दिख रहे हैं या कितना डिफरेंस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल सिमिलैरिटी। तो यहां देख रहे हैं, यहां पे सिमिलैरिटी बिटवीन
बिटवीन की जगह एमंग लिख देना चाहिए। सिमिलरिटी एमंग काफी सारे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, किसी का 3 बच्चा हो सकता है। तो सिमिलरिटी एमंग ऑफ स्प्रिंग या फिर सिबलिंग्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। ये हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी है। तो अगर सिमिलरिटी पेरेंट्स और प्रोजनी में क्या है तो इसे बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटी। और इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। और इस ट्रेंड की मदद से आप ये बता सकते हो कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कि आखिर कैसे वेरी हुआ है। अगर आप देखोगे हम लोग कैसे इवॉल्व हुए, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो मैग्नन, होमो सैपियंस सैपियंस, आप लोग पढ़े हैं सब। आईसीएसई बोर्ड नहीं पढ़ा, सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ा, आईसीएसई बोर्ड पढ़ा ये सारी चीजें। क्या होता, रामापिथिकस पढ़े ना, रामापिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो मैग्नस, होमो सैपियन सैपियंस। ये देख रहे ना, अगर ये इसको बोलते हैं वर्टिकल सिमिलरिटी, कि आखिर मैं क्रो मैग्नन से कितना डिफर हूं। ऑस्ट्रोलोपिथिकस को देखेंगे वो ऐसे थे, 4 फीट के ऐसे कर चलते थे, ठीक है। रामापिथिकस को देखेंगे तो वो चारों हाथों पैर का यूज करते थे। होमो हैबिलस को देखेंगे तो ऐसे थे, सीधा हुए थोड़ा सा। होमो इरेक्टस और सीधा हुआ और मांस खाना स्टार्ट किए। निएंडरथल, ठीक है, और फिर क्रो मैग्नन, फिर आपके होमो सैपियंस सैपियंस। और सबके जॉब के बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक जनरेशन, ये जनरेशन कन्वर्ट होता है, ये देख रहे हैं वर्टिकल सिमिलरिटी है, कोई डाउट है। आप देखेंगे इसी के पैरेलल चिंपांजीज का भी हुआ है। आप अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, हम इवोल्यूशन में घुस जा रहे हैं। और रामापिथिकस से क्या मिले, हम लोग ग्रो हुए थे। इसके पैरेलल आपका चिंपांजीज का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटी है। ट्रेंड है इवोल्यूशन फाइंड करने का, लिविंग बीइंग को समझने का, डाइवर्सिटी को समझने का। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटी की मदद से आप पूरा लिविंग डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं। चलिए फोटो लीजिए। अब हम लोग एक साइंटिस्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्नेस्ट मेयर, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। नेक्स्ट पेज पलटिए, ठीक है। और इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सेंचुरी मारे थे। सेंचुरी कहने का मतलब क्या है, 100 साल। देखिए 1904 में ये जन्म लिए थे और 2004 में ये इनकी देहांत हुई थी। देखिए 100 साल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको डार्विन ऑफ दी 20th सेंचुरी बोला जाता है ना। डार्विन है 20वीं शताब्दी के डार्विन बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत तरह के, ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्यों अभी आप इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक डिफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इन्होंने बताया था कि हम स्पीसीज किसको बोलेंगे। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ स्पीसीज किसको बोलते हैं, डिफिनेशन ऑफ स्पीसीज आपको समझाने वाले हैं। कोई डाउट है। इनको वर्ल्ड के 100 साइंटिस्ट के अंदर टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। टॉप 100 साइंटिस्ट के अंदर इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर का, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको बायोलॉजी का 3 सबसे बड़ा अवार्ड है। एक है बाल्जम प्राइज, एक इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, एक काराफ्रोड प्राइज। ये 3 प्राइज से इनको नवाजा गया, इसलिए इनको बोला ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। अगर ये 3 प्राइज किसी के पास है यानी वो बायोलॉजी का भगवान है, समझ लीजिए। और अर्नेस्ट मेयर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको एक 3 प्राइज मिला था। सोचिए, डार्विन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में जिसने चर्चा किया था, डार्विन से कंपेयर करते हैं, मतलब ये कुछ बोल देते थे यानी वो डार्विन की बातें हैं, समझ लीजिए। इतने महान साइंटिस्ट थे। तो आइए इनके बारे में हम लोग अभी पेज नंबर 2 लिख लिया आप लोग, पेज नंबर 3। सर ग्रुप में आप लोग भेजते क्यों नहीं आप लोग फोटो लेके, प्लीज ऐसा मत क्या कीजिए ना। और भी स्टूडेंट हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है।
लेकिन ऊपर से जितने बच्चे आते हैं मोबाइल नहीं मिलता, क्या बात है भाई? कुछ बात है? मजा आ रहा है ना क्लास में? ओए, मजा आ रहा है ना? पेज नंबर 3, अर्नेस्ट मेयर, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। पेज नंबर 3, स्पेलिंग बोलिएगा तो ER है ना, ER, अर्नेस्ट, MAYR ना। अर्नेस्ट मेयर की चर्चा कर रहे हैं। अर्नेस्ट मेयर का चर्चा करेंगे तो इनका 100 साल तक ये जो जिए थे धरती पे, तो इनका डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं यहीं पे। 1904 में जन्म लिए थे और 2004 में भगवान भी सेंचुरी, एग्जैक्ट 100 साल लीजिए, सेंचुरी मारे। लाइफ में तो सेंचुरी मरबे किए थे, इधर भी सेंचुरी मार दिए हैं। 3 बायोलॉजी का 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड को भी लोग ना जीत लिए, लीजिए सेंचुरी उधर भी हो गया। तो हम लोग अभी क्या बोले, सेंचुरी। तो इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्यों ट्रिपल क्राउन बोलते हैं सर? क्यों ट्रिपल क्राउन बोलते हैं? जस्ट बताइए। 3 अवार्ड मिला था। बिकॉज ही वॉज अवॉर्डेड थ्री मोस्ट टॉप अवार्ड ऑफ बायोलॉजी ना। अब तीनों अवार्ड का नाम लिखते हैं। पहला अवार्ड का नाम था बाल्जम प्राइज, स्पेलिंग बोलिए तो बाल्जम का BALZAM ना, कभी दिमाग ऑफ हो जाता है। दूसरा है इंटरनेशनल, इन है बाल्जम इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ये पढ़ लीजिएगा, इसका से सवाल आ सकते हैं नीट में। तीसरा काराफोर्ड प्राइज, CRAF। ये 3 इंपॉर्टेंट प्राइज है, बेस्ट प्राइज है, टॉप प्राइज है बायोलॉजी में, जो सबको नहीं मिलता, देख लीजिए। इसके अलावा ये मैं क्या बोला था कि ये जो अर्नेस्ट मेयर थे, वन ऑफ द 100, ये टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक थे। यहाँ लिखा गया ना, कहीं लिखा गया, कहीं लिखा गया है वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इनको बोला जाता है 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के डार्विन इनको बोला जाता है। ये था कहानी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, he gave theory of biological concept of species, biological concept of species, very important। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या होता है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सेम हो, उन्हें हम स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन अधूरा है।
पहले लोग यही मानते थे कि मेरा और अनुष्का का फीचर्स सेम है, मेरे पास भी 2 हाथ, इनके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, मेरे पास भी 2 पैर, 2 आँख, मेरे पास भी 2 आँख, मतलब इनको देख कोई इंसान बोलेगा, मेरे को भी देख कोई इंसान ही बोलेगा, यानी हम दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। मैं और आयुष एक ऐसे दिख रहे हैं तो हम दोनों सेम स्पीसीज हैं, लेकिन मैं और हाथी एक ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी हम लोग डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन ये डिफिनेशन अधूरा है। अर्नेस्ट मेयर ने इसमें मॉडिफिकेशन किया और बताया कोई ऑर्गेनिजम्स या कोई इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के तब कहे जाएंगे जब उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सेम हो एंड दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी 2 ऑर्गेनिजम्स को या 2 इंडिविजुअल्स को हम तब सेम स्पीसीज बोलेंगे जब उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर तो सेम हो, वो रिप्रोड्यूस कर सके, और रिप्रोड्यूस करने के बाद उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर जन्म ले लेता है तो यानी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज का डिफिनेशन हम लिख देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी ये लाइन क्या कहता है, आइए चर्चा करते हैं। Individuals belong to same species has similar या same morphological features and able to reproduce and produce fertile offspring। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहा है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, स्पीसीज का डिफिनेशन क्लियर है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस क्या है। कई बार क्या होता है ना सर, जनरली क्या है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ ब्रीड नहीं कर सकता। ब्रीड करने का मतलब यह है कि अगर वो आपस में कॉपुलेट नहीं करेंगे, अगर कॉपुलेट कर भी दिए तो उनसे बच्चा नहीं होगा, उनसे प्रोजेनी डेवलप नहीं होगी। ये अर्नेस्ट मेयर ने बोला था कि कोई भी 2 स्पीसीज जब आपस में मेटिंग करेंगे तो उनसे कोई बच्चा नहीं होगा, कोई प्रोजेनी डेवलपमेंट नहीं होंगे। क्लियर है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक मेल डोंकी को लेकर आया गया, ठीक है, एक फीमेल हॉर्स को लेकर आया गया। डोंकी और हॉर्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, 2 अलग अलग स्पीसीज तो है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये देखा गया कि एक मेल डोंकी को लेकर आ गया, डोंकी यानी गधा, और फीमेल हॉर्स को लेकर आया गया। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है सर, एक्सेप्शन है। जब ये दोनों मेट किए तो इनसे एक प्रोजेनी डेवलप हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूल, खच्चर ना हिंदी में, म्यूल। और म्यूल क्या होता है, म्यूल इनफर्टाइल है। देखिए इन्होंने जब बोला था कि प्रोजेनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देना चाहिए, देखिए ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, एबल टू रिप्रोड्यूस, 2 सेम स्पीसीज में वो रिप्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देंगे। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग कैसा हो रहा है, क्या ये दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अब म्यूल आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इनफर्टाइल है।
सेम कहानी उलट दीजिए, इसको उलटिए। उलटेंगे तो पहला डिफिनेशन था एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। अगर आप उलट दो, मेल हॉर्स कर दो एंड फीमेल डोंकी कर दो। डॉन का की है, डोंकी, डॉन का चाबी, ठीक है। और ये दोनों आपस में मेट करते हैं तो यहां से एक बच्चा डेवलप होता है, इसको हिन्नी बोलते हैं। हिन्नी जानते हैं? हिन्नी देखिए मोबाइल में सर्च करके, डिफरेंस बिटवीन म्यूल एंड हिन्नी, छोटा छोटा होता है, ठीक है। और हिन्नी भी क्या है? इनफर्टाइल है। क्या बोलते हो? है ना? देख लिया डिफरेंस, दिख रहा है कि नहीं? देखिए दूसरा, और तीसरा, टाइगर एंड लॉयन। हम एक टाइगर लेके आ गए, टाइगर एंड लॉयन, लायन को लेके आ गए। लायन यहाँ पे फीमेल है, मैं यहाँ सिंबल लिख दूं, दिस इज द फीमेल। और टाइगर यहाँ पे मेल ले लिया। कैसा ले लिया है? मेल। इनसे जो बच्चा बनेगा वो टाइगोन बोलते हैं, टाइगोन। टाइगोन भी इनफर्टाइल होता है। इनसे जो बच्चा बनेगा वो क्या है? टाइगोन। टाइगोन हो गया है, टाइगोन। याद कैसे करेंगे? कैसे? फीमेल मेल, देखिए टाइगोन, टाइगर का स्टार्टिंग और लायन का लास्ट। आजकल ऐसे नहीं होता, हो गया पति पत्नी का नाम मिला रहे हैं बच्चे का ना, तो पापा का नाम पहले रहता है और फिर क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे एग्जांपल दीजिए, विरुष्का, विराट और अनुष्का, विरुष्का आया है ना, तो वीर वर्ड कहाँ से आया? मेल से। अनुष्का कहाँ से आया? फीमेल से, विरुष्का। जैसे टाइगर और लायन, टाइगोन। एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, 4th नंबर। अब इसी को उलट दीजिए कहानी को, लायन लेके आइए। लायन, लायन मेल है और टाइगर क्या है? फीमेल आ गई, सॉरी ये हो गई। इसको क्या बोलेंगे? लाइगर। मूवी आया था लाइगर, लाई, देखिए लाइगर, लाई आया और लास्ट जी यार लाइगर, देख रहे हैं ना? लाइगर। आई सब क्या है? इनफर्टाइल है, मैं लिख नहीं रहा हूं, लाइगर इनफर्टाइल है। इसमें एक्सेप्शन है कि ये दो अलग अलग स्पीसीज है और दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। और ये दोनों से एक बच्चा हो जाए, जनरली बच्चा नहीं होता है। अगर बच्चा हो भी गया तो क्या होगा? इनफर्टाइल होगा। तो इनका देखिए, इन्होंने बात सही नहीं बोला था कि अगर कैसा जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं है। और एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल और कहाँ लिखे? 4 था, 5 नंबर। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स आपस में शादी करते हैं क्या? नहीं। सिबलिंग आपस में मेट करते हैं क्या? सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेम स्पीसीज से हैं, लेकिन मेट सिबलिंग्स। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग की बातें हो रही है ओनली, क्या ह्यूमंस की बातें हो रही है, एनिमल्स की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अरे मैं अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता हूं? लेकिन अदर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। गांव में देखिए ऐसा नहीं होता है। एक मेल डॉग फीमेल डॉग से कॉपरेट कर लेता है, जबकि एक ही माँ से जन्म लिए हैं। सही बोल रहा हूं क्या? एक मेल काऊ फीमेल काऊ के साथ मेट कर लेता है, उनको थोड़ी मालूम कि हमारा सिबलिंग है। लेकिन हम लोग को मालूम है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये कहानी है सिबलिंग्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एक्सेप्शन है, वो कॉपरेट कर जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं अभी सर ने क्या बोला था कि सेम स्पीसीज कभी कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन सेम स्पीसीज के है, सेम स्पीसीज के लोग कॉपरेट करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देंगे। ये दोनों सेम सिबलिंग्स सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, इनके पास एबल टू रिप्रोड्यूस है, कैपेबिलिटी है, और रिप्रोड्यूस करेंगे तो
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का जन्म दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मेटिंग नहीं होती है। क्लियर है? एक और पॉइंट, छठवां पॉइंट, इनफर्टाइल ह्यूमन्स। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल है, तो ये भी कि दोनों हैं, दोनों मेल फीमेल है, दोनों ह्यूमन बींग्स है, लेकिन फिर भी अनफर्टाइल है, सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। तो कुछ ड्यू टू द जेनेटिक प्रॉब्लम, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज, या ड्यू टू द बायोलॉजिकल इशू, अपने बॉडी में जो इशू है उसकी वजह से इनफर्टाइल है। क्लियर है? तो ये कहानी था अर्नेस्ट मेयर के बारे में। फोटो लीजिए। स्टार्ट किया जाए क्या? पेज नंबर 3 है ना सर ये? मतलब हाँ, मतलब तीसरा स्लाइड ले रहे हैं ना आप लोग? चौथा स्लाइड पूरा, मतलब अभी तक जो नया फोटो लिया, आप 3 फोटो लिया ना। अब आते हैं चैप्टर पे। अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इतना देर से कहानी चल रही थी। अब वो छोटा चैप्टर है सर, 2 दिन के अंदर खत्म। पहले बड़ा चैप्टर हुआ करता था, अब इसमें से हटा दिया गया सिलेबस। अब मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ। नीट में कुछ चीजें बोर्ड में नहीं है, नीट में नहीं है, सॉरी बोर्ड में नहीं है, नीट में है, तो उसको हाँ आ सकता है। हम तो सब पढ़ा के जा रहे हैं ना। आप हमसे ये पूछना छोड़ दीजिए, अनुष्का से पूछ लीजिए, आयु से। हमसे कोई पूछता है कि सर कितना पढ़ना है, सब पढ़ना है। सर कोई इंपॉर्टेंट बता दिया ना? कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा चैप्टर का डायग्राम है। क्योंकि आप जब तक कुछ पढ़े ही नहीं तो कैसे? क्योंकि जब बच्चा खुद बुक पढ़ता है तो पूछता ये नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसको दिख जाता है। जब खुद पढ़िएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा, आपको समझ में आएगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वहां टीचर डील करेंगे ना। अब 4 डायग्राम था सर गिन के, सर क्या डायग्राम पढ़े? सब पढ़िए, फिर मैं भी बोलूंगा जो मैंने पढ़ाया वही आया। मैंने सब बोला था। तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है? किसकी बातें कर रहे हैं? लिविंग वर्ल्ड। सर अभी तो कुछ दिन पहले ये लिखे थे। इस लिविंग वर्ल्ड में आप क्या देख रहे हैं? अप्रोक्स यहाँ देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ दी स्पीसीज देखने को मिल रहा है। यही कहानी है ना? मेरे पास भी यही कहानी है, सबके पास वही कहानी है, ठीक है? कोई डाउट है? तो इस लिविंग वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं? 1.7 to 1.8 million of the species identified till now, आज तक। हालांकि ये डेटा पुराना है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को हम क्या कर दिए हैं? डिस्कवर किए। स्पीसीज को, और हर स्पीसीज में कितने इंडिविजुअल होंगे पता नहीं है, इतने स्पीसीज को हम लोग डिस्कवर किए हैं लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है? और इसके अलावा भी आप देखते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते हो। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स also present on this earth that we can't seen by naked eye। naked eye से आप नहीं देख सकते,
नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक आई से देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कांट सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। तो these organisms are known as these organisms are known as microorganisms। या इसी को माइक्रोब्स बोलते हैं। आइए सर बैठिए, आपका चैप्टर चल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स इसे बोलते हैं हम लोग। और आपको सुन के ये बहुत मैडम दिलाइएगा मत, वो पीछे बैठिए, वहीं बैठिए। These organisms are known as microorganisms या फिर माइक्रोब्स। और आप जानते हैं माइक्रोब्स बहुत ही डाइवर्ज होते हैं। आपको एक कविता भी सुनाएंगे माइक्रोब्स पे, कविता, पोयम, पोइट्री, कवि। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स वेरी डाइवर्ज। ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, दे आर उसका फिक्स सीट उधर बैठेगा। दे आर वेरी डाइवर्ज, ठीक है। कहां पर दे आर वेरी डाइवर्स? जैसे देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेलोफाइल्स। ये बताया था। हेलोफाइल्स मतलब क्या? हेलोजन्स क्या होते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं सर। हेलोफाइल्स मतलब क्या? ये ऐसे माइक्रोब्स होंगे, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि सॉल्टी कंडीशन रहेगा। बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन। इस माइक्रोब्स में ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे कि आप बैक्टीरिया ले लो, जैसे कि आप प्रोटोजोन्स ले लो, जैसे कि आप ईस्ट ले लो, या फंगस है, ठीक है, या प्रोटिस्टा ले देते हैं यहाँ पे, प्रोटिस्टा, ठीक है। जैसे आप वायरस ले सकते हो। वायरस हालांकि ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये बॉडी के आउटसाइड क्या लिविंग है, और बॉडी के इनसाइड, बॉडी के आउटसाइड नॉन लिविंग है, बॉडी के इनसाइड लिविंग। दूसरा हमें बैक्टीरिया की चर्चा कर रहे हैं केवल। लिख देते हैं, दे आर वेरी डाइवर्स सच एज बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बैक्टीरिया का। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे एसिडोफाइल्स, एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव। एक्सट्रीम एसिडिक मीडियम। तीसरा है आपका मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस कहने का मतलब क्या? सर्वाइव इन मार्सी प्लेसेस। क्लियर है? ये कहानी है। इसके अलावा आप देखते हैं इस लिविंग वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 बिलियन ऑफ स्पीसीज है, एंड डिफरेंट हैबिटाट में रहने वाले हैं। डिफरेंट उनकी डाइवर्सिटी हो सकती है। यही कहानी आपको यहाँ पूछा गया है पूरा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारी कहानी यहीं पे लिखा गया है, ठीक है। कोई डाउट है? अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, इस बायोडाइवर्सिटी में जितने ऑर्गेनिजम्स है अभी जो हम बता रहे हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप कैसा सर? कैसा रिलेशनशिप? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना। आप देखते हो कि प्री प्रीडेटर का रिलेशनशिप है,
जिसे जिसमें प्रीडेशन बोलते हैं, इसको रिलेशनशिप को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में। कंपटीशन भी देखते हैं, इसमें कंपटीशन भी होता है कि अगर दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, दो स्पीसीज हैं और दोनों का फूड रिसोर्सेज सेम है, जैसे घोड़ा और गाय और बकरी दोनों घास खाते हैं, दोनों के लिए सिमिलर फूड के क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा। जो जितना फूड खा सकता है, जो जितना घास कंज्यूम करेगा, वही सरवाइव कर पाएगा। क्लियर है? दो अलग अलग स्पीसीज है जो सिमिलर फूड के लिए। ऐसा भी हो सकता है सर, दो सिमिलर स्पीसीज है, जैसे गाय के ही दो इंडिविजुअल्स दोनों एक ही फूड के लिए क्या करेंगे, कॉम्पिटिट कर रहे हैं। जैसे अनुष्का की बहन, घर में मौसमी आया, अनार आया, संतरा आया, केला आया, फिर चाउमीन, ये सब क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर आ गया, तुरंत दोनों बहन क्या कर जाएगी, आपस में लड़ जाएगी। दोनों बहन आपस में लड़ रही है, कंपटीशन है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। लेकिन स्कूल में अगर बर्गर पिज्जा आ गया तो दो दोस्त लोग लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग घर से बिलोंग, इंटर हाउस बोल देंगे, जैसे वो इंटर स्पीसीज बोलेंगे। दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन है, इंटर स्पीसीज और सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन है, तो ऐसे बोलेंगे इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन। इसका कंपटीशन नहीं है सर, ये अकेली है। हाँ, जीत जाओगी नहीं, हार जाओगी। तो क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं इस लिविंग वर्ल्ड में, जो आप बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, आप ये बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या देख रहे हैं कि लाइफ, लिविंग चीज का, तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म, हैबिटाट, मेटाबॉलिज्म, etc ऑफ लिविंग बींग्स। क्या बोलते हो पब्लिक? ठीक है। और दीज ऑर्गेनिजम्स, दीज लिविंग बींग्स कॉन्फ्लिक्ट, देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा और कोऑपरेशन होगा। आप देख रहे हैं कि इस लिविंग बींग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन है। सर उस पर नहीं, इस पर बैठिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन देम, एमंग देम लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, इकोलॉजी में पढ़ेंगे, प्रीडेशन पढ़ेंगे, एमेंसलिज्म पढ़ेंगे, कॉमेंसलिज्म पढ़ेंगे क्लास 12th में, कंपटीशन पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे, ये सारे चीज रिलेशन है। तो उसमें से एक चला है कॉन्फ्लिक्ट की बात करें। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? दोनों में एक दूसरे से एक ही फूड के लिए लड़ाई हो सकता है, प्लेस की लड़ाई हो सकता है, घर की लड़ाई हो सकता है, मतलब रिसोर्सेस के लिए, फूड रिसोर्सेस हो सकता है, प्लेस की लड़ाई हो सकता है। ये कहानी है। तो कॉन्फ्लिक्ट किस लिए कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट यानी एग्जाम्पल एक तरह, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं फॉर हैबिटाट, हैबिटाट के लिए, फॉर फूड, हैबिटाट के लिए, फूड के लिए कर सकते हैं, ठीक है, etc। या सर्वाइवल के लिए भी कर सकते हैं, तो ये सब सर्वाइवल में ही तो आता है सर। अब कोऑपरेशन भी किस लिए करेंगे? सेम चीज के लिए, फॉर हैबिटाट के लिए कि आओ तुम भी मेरे साथ रहो, फॉर फूड के लिए, etc। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल प्रीडेशन, प्रीडेशन में एक एग्जाम्पल है सर, शेर बकरी को खा जाता है, शेर हिरण को खा जाता है, प्रीडेशन है। किसमें प्रीडेशन का एग्जाम्पल क्या है? लायन, लायन प्रीडेटर है ना, लायन प्रे करेगा ना, प्रे क्या, प्रे डियर फॉर फूड, यहां देख रहे ना। दूसरा अगर यहां देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें सबसे लास्ट टॉपिक लिखना है, इसमें एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहां पे म्यूचुअलिज्म की बातें कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहां एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन
बिटवीन फंगस एंड एल्गी। सिम्बायोटिक है, सिर्फ पति पत्नी का रिलेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एग्जाम्पल के लिए, क्या घर में सारे काम आपकी मम्मी अकेले कर लेती है क्या? क्या पापा अकेले कर लेते हैं क्या? कुछ पति करता है, कुछ पत्नी करता है, जिसकी वजह से घर एक बनता है। ये ना है कहानी। सेम कहानी यहाँ भी है, एक दोस्ती, एक प्यार का समझौता यहाँ पे है। फंगस क्या करता है? फंगस शेल्टर देता है एल्गी को। क्या आप तुमको घर देंगे, पापा क्या किए हैं? मम्मी को शेल्टर दिए हैं, आओ तुमको हम अपने घर में रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। तो ये देख रहे हैं, फंगस कहने का मतलब क्या है? प्रोवाइड शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर। ठीक है, और क्या देगा? आपके पापा को क्या दे रहे हैं? दाना पानी अनाज दे रहे हैं, लो बना के खा लेना। तो शेल्टर दे रहे हैं, प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल्स टू एल्गी, एल्गी को दे रहा है। तो सर पापा पैसा दे रहे हैं, पापा घर दे रहे हैं, पापा अनाज पानी दे रहे हैं, तो मम्मी क्या करे उसके रिस्पेक्ट में? खाना पानी बना के पापा को दे रही, लीजिए खाइए और कमा के लेके आइए। तो ये कहानी क्या है? एल्गी क्या कर रहा है? एल्गी क्या कर रहा है? एल्गी प्रोवाइड फूड टू फंगस। देख रहे ना, फंगस को क्या दे रहा है? फूड दे रहा है। सर क्या बोलती पब्लिक? ये एक तरह का एसोसिएशन, इसको बोलते म्यूचुअलिज्म। क्लास 12 इकोलॉजी में पढ़ना है। तो ये इकोलॉजी में आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इकोलॉजी क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? इको, इको मतलब इन्वायरमेंट, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं इकोलॉजी। एक इकोलॉजी क्लियर है? तो ये देखें, इकोलॉजी में यानी बायोडाइवर्सिटी में आप क्या देख रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, कोऑपरेशन देख रहे हैं among द ऑर्गेनिजम्स। among them लिखने से अच्छा है among ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इन इकोलॉजी, इकोलॉजी। क्लियर है? अब इकोलॉजी क्या होता है, आइए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। इकोलॉजी, बस खत्म हो गया क्लास। इकोलॉजी, इको मतलब एनवायरमेंट, लॉजी मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। आसपास क्या देख रहे हैं आप? आसपास हम कंपटीशन देख रहे हैं, आसपास हम म्यूचुअलिज्म देख रहे हैं, आसपास हम एमेंसलिज्म देख रहे हैं, आसपास हम प्रीडेशन देख रहे हैं। तो ये कहानी है, यानी कहने का मतलब है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में क्या स्टडी करते हैं वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, उसे इकोसिस्टम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास ओनली। ठीक है, धन्यवाद। फोटो ले सकते हैं आप, पेज नंबर 4।